दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अ, हमारे देश की जो विदेश नीति है उस पर काफी चर्चा हो रही है। खास तौर पे पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और जो सैन्य कार्रवाई हुई और फिर जब सीज फायर हुआ, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बयानबाजी की, और वो भी एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार अलग अलग जगहों से बयानबाजी की कि उनकी मध्यस्थता में ये सीज फायर संपन्न हुआ है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया तो उसमें उन्होंने चर्चा तक नहीं की, मेंशन तक नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। न तो उनको रिजेक्ट किया, उनको खारिज किया, और न ही उनको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ उन्होंने किया है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जो भारत के प्रति जिनका अच्छा नजरिया रहा है, वहां से वैसा समर्थन नहीं मिला उस दौर में, जैसा आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जब आवाज उठाई तब मिला था। ये सब बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद देश की सरकार ने 7 डेलीगेशन जो है दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भेजे। उसमें अपोजिशन के भी लोग रखे गए और सत्तारूढ़ दल के भी रखे गए। ऐसे भी लोग रखे गए जो किसी पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर नहीं थे, यानी वो पार्लियामेंट में भी नहीं थे। फिर देखा गया कि विदेश मंत्री भी जा रहे हैं, विदेश सचिव भी जा रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी अभी तक कहीं नहीं गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ मुल्कों में गए हैं। ईरान में भी अभी हाल में उनका बयान आया ईरान के नेताओं से मुलाकात के दौरान। तो हम यही आज समझना चाहते हैं अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि हम जो हमारी जो स्थिति है दुनिया में, और आतंकवाद से जो पीड़ित हम लोग हैं, यानी भारत के लोग, भारतीय समाज, भारत की राजसत्ता, एक राष्ट्र राज्य के रूप में हम जब आवाज उठाते हैं तो लोग हमें यकीन करते हैं। लेकिन जब सैन्य कार्रवाई होती है, इस बार की जैसे सैन्य कार्रवाई हुई, उसके बाद जो स्थितियां थी वो स्थितियां मनोनुकूल उतनी नहीं थी। और अगर होती तो इतना जहमत मोल नहीं लेना पड़ता सरकार को कि इतने सारे डेलीगेशन जा रहे हैं, इतने नेता जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बाद में जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? विदेश मामलों के दो जानकार लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एनआर मोहंती साहब। एनआर मोहंती देश के कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों में काम कर चुके हैं रेजिडेंट एडिटर के रूप में। इसके अलावा वो कई जगह कॉलम लिखते रहे हैं, अभी भी खूब लिख रहे हैं। और हमारे साथ प्रकाश केरे हैं। प्रकाश केरे हाल तक हिंदी के एक बड़े अखबार के ब्यूरो चीफ थे और देश के प्रमुख अखबारों में, वेबसाइटों पर वो लगातार लिखते रहे, टेलीविजन चैनलों पर भी आते रहे हैं और वैश्विक मामलों पर मूल हिंदी में बेहतरीन टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। शुरुआत हम प्रकाश आपसे ही करते हैं और हम ये समझना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर जिसे कहते हैं, इस पूरे दरमियान और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं अपने देश की जो वैदेशिक जो नीति, उतना नहीं कहेंगे, जो आउटरीच हमारी है, हमने जितना पहुंचने की कोशिश की है, अपनी बात को कन्विंस करने के लिए जो प्रयास किए हैं, हम कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी उपलब्धियां हैं? आप एक मोटी रूपरेखा आप पेश करें। देखें, घटनाएं तो घटती रहेंगी, लेकिन आपकी पीछे की जो तैयारी है या जो पीछे का हिसाब किताब है, वो ये तय करेगा या वो आधार बनेगा कि कोई अगर घटना होती है, अभी जैसे हुआ पहलगाम या जो झड़प हुई पाकिस्तान के साथ, तो पीछे की हमारी तैयारी क्या है। तो दो तीन चीजें मैं इसमें बहुत जल्दी जल्दी ऐड करना चाहूंगा कि एक तो मुझे इस बात को लेकर बड़ा अफसोस हुआ कि कोई भी देश सीधे तौर पे उसने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। एक तो ये मसला है। दूसरी चीज ये है कि क्या हमने क्या कोशिश की पहुंचने के लिए देशों के साथ। अब देखिए, दिक्कत क्या है कि दुनिया में
अब इस पे बहुत लिखा पढ़ा जा चुका है कि हिंदुस्तान को दुनिया की राजधानियों में, अलग अलग देशों की राजधानियों में रिलायबल पार्टनर नहीं माना जाता है। आपके बड़े देशों के साथ अपने संबंध हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, जैसे अमेरिका के साथ है, चीन के साथ है, रूस के साथ है, लेकिन आप कब कहाँ खड़े होंगे और उसको लेके कोई सुचिंतित एक समझदारी नहीं है ग्लोबल कैपिटल्स। तो एक तो हमें वहां पे हमारी कमजोरी हो जाती है। दूसरी कमजोरी ये है कि हमारा जो पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री का जो हमारा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका पूरा वर्कफोर्स जो है वो 1000-1100 के आसपास का है। तो आप अगर आपके पास मैन पावर नहीं होगा, आपके पास लोग नहीं होंगे, तो आप कैसे आउटरीच करेंगे। तीसरी चीज ये है कि हमारी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिसीज में, अपने अटरेंसेस में, अपने बयानों में हम कोहेरेंट नहीं है, हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। हम जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं इस घटनाक्रम में कि अगर आपका अलाई या आपका सहयोगी अगर इजराइल जैसा देश हो और अकेला सहयोगी हो, तो आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है। देखिए, कोई भी देश, जैसे दूसरे देशों में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कोई इस तरीके की चीज होती है, तो जैसे भारत कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, हम संवेदना प्रकट करते हैं, वही चीज दूसरे देशों ने हमारे साथ, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो मैं समझता हूं कि हमको जैसे बहुत सारी और नीतियों में थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है, उसी तरीके से हमको अपनी विदेश नीति को भी लेके गंभीर होने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए और ईरान के साथ जो पश्चिमी देशों के वो न्यूक्लियर वाला जो समझौता था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। उस समय उन्होंने चाबहार प्रोजेक्ट, जो चाबहार बंदरगाह और उसके आसपास के इलाकों को जो डेवलप करने का प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत मुख्य भूमिका अदा कर रहा है, उसको उन्होंने कहा था कि इस पाबंदी का इस प्रोजेक्ट पे असर नहीं होगा। माने उन्होंने भारत को एक तरीके से एक लिवरेज दिया कि आप वो चाबहार प्रोजेक्ट को हम टच नहीं करेंगे। उसके बावजूद देखिए, अल्टीमेटली हम भारत बोलते हैं, हम भारत सरकार बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली काम करना होता है लोगों को, कंपनियों को, कॉरपोरेशंस को। वो कॉरपोरेशंस वो सरकारी हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं। तो क्या हुआ कि भारत सरकार शायद उतना उनको भरोसा नहीं दिला पाई। लोग डर गए कि नहीं यार, अगर इस प्रोजेक्ट में मैं रहूंगा तो कल को मेरे ऊपर, कल को अमेरिका कुछ कर दे या पश्चिमी देश कुछ कर दे। तो हमने बिना अमेरिका के पाबंदी के बावजूद चाबहार प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया। अभी इस साल नहीं, पिछले साल हमने 10 साल का एग्रीमेंट फिर से दोबारा हुआ है कि चाबहार प्रोजेक्ट को हम वो करेंगे। इसी बीच में चीन जो है ग्वादर एयरपोर्ट को और एयरपोर्ट और बाकी जो पैराफर्नालिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कर दिया। तो हमें थोड़ा सा हमको और हमको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको अपने देश की, जब हम आजाद हुए हैं उसके बाद में अब तक जो फॉरेन पॉलिसीज रही हैं हमारी, हमारे जो मैन्यूवर रहे हैं, हमने जिस तरीके से किया है अलग अलग स्थितियों में, हम तो एक ऐसे देश है ना कि जो तमाम तरीके की कठिनाइयों, परेशानियों से गुजर के यहाँ तक हमारी यात्रा हुई है, और वो और कई तरीके की कठिनाइयां, परेशानियां अभी भी हैं। तो हमारे जो पहले वाले लोग थे उन्होंने कैसे मैन्यूवर किया होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी ये सरकार इतना ज्यादा, एक तरीके से मैं कहूं कि नार्सिसिस्टिक है, और उसके लोग इस लेवल पे बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं कि ना उनसे डोमेस्टिक चीजें, इश्यूज संभाले जा रहे हैं और ना उनसे विदेश नीति संभाली जा रही है। जी, एनआर मोहंती, हमने देखा कि अतीत में हमारी जो आजादी के बाद जो हमारी हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। हम एक कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र थे।
लेकिन हमारी जो राजनीतिक और जो कूटनीतिक हैसियत थी, जो जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में जो हमारा कद था, वो नेताओं की वजह से, बड़े नेताओं की वजह से हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी। और एक दौर था जब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के बड़े नेता माने जाते थे। उस समय मार्शल टीटो और नेहरू और इजिप्ट के राष्ट्रपति, ये तमाम जो बड़े उस समय के नाम थे, उसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर था। इंडो चाइना वार के बावजूद हमारी साख जो है जमी रही। थोड़ा सा मुश्किलें जरूर आई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी स्थिति लगभग स्टेबल रही। आज हम एक बड़ी ताकत हैं। अब तो हम अपने को विश्व की एक बहुत महत्वपूर्ण या बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में अपने को पेश कर रहे हैं, और जो हैं भी। लेकिन क्या वजह है कि इस बार अगर देखा जाए तो अमेरिका हो या दूसरे मुल्क हो, ऐसा लगा कि हमें वो पाकिस्तान के बराबरी में देख रहे हैं। आई मीन, दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर देख रहे हैं। किसी ने जो बात प्रकाश जी ने कही कि किसी बड़े मुल्क ने स्ट्रांगली इंडिया के पक्ष का एक तरह से इंडोर्समेंट नहीं आया, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो अभी की स्थिति में जो हमारी स्थिति है, ताकत है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री न जाने कितने मुल्कों का दौरा कर चुके हैं पिछले 10 साल में, आप देख लीजिए, फिर भी हमें इतने डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं। तो इस स्थिति को कैसे आप मूल्यांकन इसका करते हैं? देखिए, हमारा जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का एक फर्स्ट प्रिंसिपल है कि रिफ्लेक्शन और ह्यूमिलिटी के साथ हमको बाकी देशों के साथ अपना रिलेशंस कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार में जो एक अंग्रेजी में टर्म है वुल्फ डिप्लोमेसी, आप हर कंट्री को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जब भी यूक्रेन क्राइसिस हुआ, लुक एट हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाकर के सारे यूरोपियन कंट्रीज को जिस तरह से नीचे दिखाने का कोशिश किया। अमेरिका को देखिए, सेम अमेरिका का रोल को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अंग्रेजी में कहते हैं सोफिस्ट्री, जो डिसीविंग, चीट करने की जो तरीका है। 2019 में जब भारत के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने कैप्चर किया, उस समय 3 दिन के अंदर वो वापस आ गए। कैसे वापस आ गए? ओनली बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरवेंशन। माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा कि 2019 के जो कन्फ्रंटेशन के बाद ऐसा एक स्थिति आई थी जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्म्स को यूज करने की सोच रहा था। उस समय उन्होंने कहा कि मैं दुबई में था, रात को 2 बजे भारत का विदेश मंत्री का फोन आया, यू मस्ट इंटरवीन। अगर वो कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो रेडी, बट दिस विल लीड टू डिवास्टेशन। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत पाकिस्तान का मिलिट्री, बिकॉज वहां का प्राइम मिनिस्टर से बात करने का तो मतलब नहीं है, मिलिट्री चीफ से बात किया। उन्होंने कहा नहीं, हम तो केवल उसी की तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसको काउंटर करेंगे। देखिए, यही मिसकंसेप्शन, मिसकैलकुलेशन, अदर पार्टी अटैक कर सकता है एंड उसके लिए हम तैयारी करते हैं, वही एक मिसस्टेप से न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता है। देयर इज नेवर एनीथिंग कॉल्ड जीरो रिस्क इन न्यूक्लियर वॉर। आप अगर उसको कोई एक एस्केलेशन पॉइंट को ले जा रहे हैं
तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई मीडिएशन नहीं करता है तो ये फ्लैश पॉइंट में पहुंच सकता है। इसलिए इस बार भी ये जो है न्यूक्लियर, जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट ने कहा, जो जितने अमेरिकन थिंक टैंक के एस्टेब्लिश स्कॉलर्स ने कहे कि अमेरिकन सरकार को कुछ सैटेलाइट इमेजेस, अमेरिका तो अपना हाथ पोंछ लिया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया था अरे हजारों साल से लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, हम तो कोई मतलब नहीं है। वैंस ने भी फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कर दिया था हम तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रात में जब ये पता चला कि इंडियन एरियल स्ट्राइक रावलपिंडी में अटैक किया है और रावलपिंडी में वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर प्लानिंग डिवीजन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्मामेंट्स और पर्सनेल को कंट्रोल करता है, उसी के एकदम नजदीक में आया है। तो देयर वाज ए रियल थ्रेट कि पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर इज नॉट ए रीजनल वॉर। न्यूक्लियर वॉर सारे दुनिया को अपने लपेट में ले जाता है। ये न्यूक्लियर वॉर से, ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स आएंगे तो लाखों, 2 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़ लोग मरेंगे, 2 करोड़ लोग मरेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर विंटर क्रिएट करेगा वो सारे दुनिया में फेमिन क्रिएट कर देगा, एंड दिस कैन ट्रेवल टू थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। वो जो न्यूक्लियर थ्रेट है, इसीलिए कोई भी कंट्री उससे छूटा नहीं रह जाएंगे। इसलिए अमेरिका ने कहा हमारे पास कोई अगर उपाय नहीं रहा, हम न चाहते हुए भी इंटरवीन किया और दोनों से बात किए, और उसके बावजूद ये भारत के ये जो मोरल प्रिंसिपल, नो नो नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट मीडिएशन, you accepted mediation, and that's why President Trump knew that you both the teams have agreed for the ceasefire, and that's why before you go, उन्होंने अपना अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंस किया। हाँ, सॉरी फॉर इंटरवेंशन। मैं ये जो आप कह रहे हैं उसी पर मेरी 2 छोटी छोटी टिप्पणियां हैं कि आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को ये बात समझाएं। पहली बात तो ये कि हमारे विदेश मंत्री ये कह चुके हैं, जब भी ये बात आई कि न्यूक्लियर थ्रेट था और कुछ भी हो सकता था, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, बिल्कुल बहुत दूर हम थे न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन या टकराव से, हम इतने दूर थे कि उसकी बात सोची नहीं जा सकती है। उन्होंने रिफ्यूट किया है कि कहीं भी कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर का मामला ही नहीं था। इंडिया पाकिस्तान बहुत डिस्टेंस था दोनों में इस मुद्दे पर, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जो बात कही मध्यस्थता की, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो आप बोल ही रहे थे, मैं लेकिन मुझे लगा कि ये दोनों प्रश्न आपसे कर लें कि आखिर ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में या हमारी पॉलिटिकल जो सोच है उसमें आखिर ये क्या बात है कि हम बार बार कहते हैं कि हम मध्यस्थता नहीं थी जी, बिल्कुल नहीं थी जी, हमने दोनों आपस में किया। अरे भाई, आपने एक सेना के अधिकारी पाकिस्तान का फोन किया और आपके सेना अधिकारी ने स्वीकार किया और बात हो गई और फिर आपका सीज फायर हो गया, जबकि इन दोनों देशों में पिछले कई वर्षों से बातचीत तक नहीं होती थी। हमने देखा कि करगिल के समय यही कहा गया। करगिल में सभी जानते हैं कि उस समय बिल क्लिंटन साहब वहां पर प्रेसिडेंट थे। नवाज शरीफ को बुलाकर वाशिंगटन डीसी में उन्होंने सारा कुछ कराया और वाजपेयी जी से भी बातचीत होती रही। इनफैक्ट मिस्टर वाजपेयी जी भी बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार किया था। तो ये सभी को मालूम है कि बिल क्लिंटन के कारण करगिल कॉन्फ्लिक्ट का समापन हुआ। ये ठीक है कि हमारी सेनाएं, उन्होंने भगाया था, काफी हद तक उन्होंने उनको पीछे किया था, लेकिन जो फाइनल जो सीज फायर हुआ वो उसके कारण हुआ, अमेरिकी मध्यस्थता। फिर भी हम मध्यस्थता से बार बार क्यों इनकार करते हैं? क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए या अपनी कमजोरी दिखाने के लिए? देखिए, वो इशू ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज यूनाइटेड नेशन से गए, तो ये जो
उसको ऐसा देखा गया कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान आर इक्वल प्लेयर्स एंड दोनों इक्वली एग्रीव्ड हैं। इंडिया का कहना था कि हम और पाकिस्तान के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है और हम एग्रेड पार्टी हैं और पाकिस्तान एग्रेसर पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, हम उसके सफरर हैं। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को ही दोषी ठहराना चाहिए। हम रहेंगे लेकिन तो पाकिस्तान को, उन्होंने पाकिस्तान को जब कुछ स्टेप्स लेने के लिए कहा, उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया को भी कहा कि आपके खिलाफ जो चार्ज है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आप मुसलमान के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको भी काम करिए। इंडिया स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट, नहीं, हम बिल्कुल कोई अत्याचार नहीं करते, वो तो हमारे पूरे सिटीजन है। नहीं, आप जैसे कहते हैं, आपके पास जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म का बेस है, हम मानते हैं। अमेरिका ने कैटेगोरिकली यूनाइटेड नेशंस में कहा, हम ये भी मानते हैं आप कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। एंड ये दोनों बात सही है एंड दोनों को अपना पीछे हटना होगा। आपको भी मेजर्स लेना होगा कि कश्मीरी के ऊपर आप जो हल्ला बोल करते हैं उसको बंद करें और वो भी टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर भी अपना काबू रखें। ये चीज को इंडिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम कभी कश्मीरियों के ऊपर कोई ये नहीं किए, मुसलमान हमारे देश के सिटीजन हैं, उनका इक्वल राइट्स है, ये हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, हम ये सही नहीं है। एंड उसी के बाद इंडिया ने ये कहा कि हम इंटरनेशनल फोरम में और नहीं जाएंगे। बट जो बात आपने सही बोला कि इंटरनेशनल फोरम में तो नहीं जाएंगे, तो आप दोनों देशों में तो बातचीत रहना चाहिए, तभी तो आप उस बात को सुलझा सकते हैं। तो लेकिन हमारे बातचीत नहीं है, हमारे गेम्स नहीं है, हमारे कोई तरह का इंटरैक्शन नहीं है, हमारे वीजाज आर आल्सो वेरी रेस्ट्रिक्टेड। तो उस सिचुएशन में फिर जब ये कॉन्फ्लैग्रेशन होता है तो हु विल टेक केयर ऑफ इट? इनफैक्ट दुनिया उसके बारे में भूलने के लिए तैयार है। प्रकाश, आपसे ये क्या आपको जो मोहंती साहब कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को कि मध्यस्थता से हम बार बार इनकार करते हैं लेकिन हम डायलॉग की कोई कोशिश नहीं करते। डायलॉग, अब जैसे हमने हमारे प्रधानमंत्री, जब याद है आपको, जब वो 2014 में आए तो हमारे जैसे जर्नलिस्ट को बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री बनते ही वो नेबरिंग कंट्रीज में यात्रा करने लगे। तो हमें तो अच्छा लगा कि ही इज गोइंग दिस कंट्री दैट कंट्री, और ऑल यूरोप अमेरिका नहीं गए वो। लेकिन बाद के दिनों में देखा गया कि वो एक बार जरूर पाकिस्तान चले गए ऑल ऑफ सडन, विदाउट एनी आई मीन प्रायर शेड्यूल। लेकिन बाद में कोई डायलॉग नहीं, बल्कि डायलॉग को खुलेआम ये कहना कि हम किसी तरह की बात नहीं करेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, अगर वो देश में खेल रहा है तो हम नहीं जाएंगे, लाइक दैट। तो ये क्या है? मध्यस्थता भी हम नहीं स्वीकार करते, घुमा कर करते हैं तब भी, और दूसरा कि हम अपने से डायलॉग भी नहीं करते। देखें, मध्यस्थता वाली जो बात प्रिंसिपल पोजीशन एक भारत सरकार की रही है वो ये रही है कि एक तो ये है कि जम्मू कश्मीर इन टोटालिटी वो हमारा हिस्सा है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान का भी उस पर क्लेम है, तो हमारा क्या स्टेटेड पोजीशन है? उनका ये स्टेटेड पोजीशन है कि ये हमारा है, हमारा पोजीशन है कि हमारा है। जैसे कि हमारा चाइना के साथ है, चाइना बोलता है कि यहां तक हमारा है, हम बोलते हैं कि नहीं हमारा वहां तक है। तो उस स्थिति में ये बात होती है कि भाई हम आपस में बतिया लेंगे, हम आपस में कर लेंगे। और ये एक सैद्धांतिक पोजीशन है जिसको मैं खुद सपोर्ट करता हूँ कि बिल्कुल आपका अगर पड़ोसी के साथ झगड़ा है तो बेहतर है कि बायलैटरल पहले आप उसमें पुलिस कचहरी और आल जाल में फंसे तो उससे बचा जा सकता है, बात कर लेते हैं। थोड़ा एक बड़ा उदाहरण है और दुनिया में इस उदाहरण को दिया जाता है। और हालांकि प्रोसेस शुरू हुआ था पिछली सरकारों में, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में वो सॉल्व हुआ। भारत बांग्लादेश का जो बाउंड्री समझौता है
उसको दुनिया में एक बहुत आदर्श समझौते के रूप में देखा जाता है, जिसमें कि जब पार्टीशन हुआ, फिर ये बांग्लादेश क्रिएशन हुआ, ये सब हुआ, तो क्या था कि भाई हमारे कुछ लोग या हमारी कुछ जमीनें उधर थी, उनकी जमीनें, उनके लोग कुछ इधर थे, तो वो बहुत क्राइसिस क्रिएट होता था। तो हुआ कि क्या करें, तो चलता रहा, अल्टीमेटली संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में वो हमने कंक्लूड किया, दोनों देशों ने प्यार से माना उसको, और उसमें हमारा थोड़ा नुकसान भी हुआ जो हमारा क्लेम था पहले से, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमने आराम से कर लिया उसको, और बिना खून खराबा, बिना लड़ाई, बिना झगड़ा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो मामला चलता रहा। मतलब संयुक्त राष्ट्र में जब हम लोग बात कर रहे थे, जहां तक इस जो अभी तनातनी हुई पीछे, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं, इसमें 3 देशों ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब। और पीछे से मतलब थोड़ा सा एक स्टेप, लेकिन उनका भी योगदान था, वो थे संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। ये लोगों ने मिलके बातचीत करके, और ये कोई मैं अंदर खाने की खबर नहीं बता रहा हूं, ये अखबारों में आ रहा था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने फोन से बात की, किसने क्या किया, क्या कौन बोल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट हो रहे थे हर तरफ से। और बात हो रही थी कि हमने बात की, हमने फोन किया, हमने विदेश मंत्री से बात की, हमने फलाने से बात की, हमने चिलाने से बात की। तो जैसा कि मोहंती साहब ने बोला कि अब जो लड़ाइयां हैं, अगर वो न्यूक्लियर या हाइड्रोजन उस तरीके के थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगी, तो वो पूरी दुनिया के लिए तबाही बर्बादी का मसला होगा। तो सबका इंटरेस्ट भी है, और दूसरी चीज ये है कि सबके इंटरेस्ट सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, वो तो एक चीज है, लेकिन तात्कालिक मामला ये है कि जैसे चीन का अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बेल्ट रोड परियोजना, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके थ्रू वो ग्वादर तक पहुंचता है और उसको हिंद महासागर में पहुंच मिलती है, और फिर अफ्रीका तक उसकी एक्सेस मिलती है, उतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन उस प्रोजेक्ट में, टोटल प्रोजेक्ट है, उसमें एनर्जी है, उसमें रोड है, सड़क है, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। 2005 से 2025 तक उनका इन्वेस्टमेंट टोटल 63 अरब डॉलर का है, मोटा मोटी प्लस माइनस। और उनका पिछले साल सालाना व्यापार पाकिस्तान के साथ हुआ था, वो करीब 23 अरब डॉलर का, मतलब आंकड़ा 100 भी नहीं पहुंच रहा है। और चीन भारत से 100 अरब डॉलर पिछले कुछ सालों से लगातार ले जा रहा है। और मैं एक हमेशा जुमला बोलता हूं, कहीं भी बातचीत होती है, कि इस सदी में जो 25वां साल चल रहा है इस सदी का, चीन ने भारत से $1 ट्रिलियन का मुनाफा कमाया है। तो क्या चीन ये चाहेगा कि मैं पाकिस्तान और भारत में लड़ाई लड़वा दूं, या ये दोनों लड़ मरे, वहां का भी हमारा पूरा हिसाब किताब बिगड़ गया और यहाँ का भी हमारा बाजार बिगड़ गया? और अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है बिजनेस उजनेस के अलावा, देखिए पाकिस्तान एक अद्भुत भू राजनीतिक पोजिशनिंग में है। मतलब ये बहुत कम मुल्कों को ये फायदा मिलता है कि वो एक ऐसी जगह में बने जहां से वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया में इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पश्चिम एशिया में इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन प्रकाश, ये भी कहा जाता है, और इसके ये नहीं कि केवल कहा जाता है, कोई गप नहीं है, ये दुनिया भर के आई मीन ग्लोबल मीडिया में सब खबरें हैं कि कैसे क्रिप्टो जो बिजनेस है, और जो वहाँ की काउंसिल है, उसका पाकिस्तान में काफी बिजनेस 27 को डील साइन हुई, वो भी पहलगांव आतंकी हमले के बाद हुई। तो बिजनेस इंटरेस्ट उनके भी बहुत है पाकिस्तान में। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिजनेस से भी ज्यादा, बिजनेस तो चलिए ट्रम्प फैमिली कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को छोड़ देगा कल को, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन की गोद में चला जाएगा, और पाकिस्तान के पूरी तरीके से चीन के गोद में जाने का मतलब है कि पूरे यूरेशिया के भीतर
अमेरिका के वर्चस्व को खत्म हो जाना। लेकिन मोहंती, मैं बिल्कुल आखिर में, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, बल्कि हम समय क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं कि अगर हम बिल्कुल भारत पाकिस्तान सेंट्रिक हों, हम दुनिया के और मुल्कों के बारे में, उनके रोल के बारे में न बात करके सिर्फ भारत पाकिस्तान पर बात केंद्रित करें, आपको क्या लगता है भविष्य क्या है? क्योंकि इंडिया में तो ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी और पोलराइजेशन, ये वो सब कुछ हो रहा है। अभी जो सत्तारूढ़ दल है वो कह रहा है कि हम गांव-गांव घूमकर, घर-घर घूमकर सिंदूर बांटेंगे। वो भी चल रहा है। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं भारत के साथ। ईरान में अभी उन्होंने बोला है, शरीफ साहब प्रधानमंत्री वहां के, हम भी बातचीत करने का संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन हम ठोस रूप से अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो आपको क्या लगता है भविष्य क्या है? क्या हम कहां हम खड़े हैं? देखिए, सीज फायर के बाद पाकिस्तान कोई हल्ला हंगामा नहीं कर रहा है। भारत ही ज्यादा, भारत में भी प्रधानमंत्री ही रोज बयान दे रहे हैं कि मेरा ब्लड बॉयल कर रहा है। ये कल मैंने आज भी लिखा था कि कल जो फॉरेन अफेयर्स के एडिटर ने एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने वही कहा, लुक एट द इंडियाज पॉलिटिकल लीडरशिप, रोज एस्केलेशन की कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इन्फ्लेमेटरी रेटरिक आप दे रहे हैं वो आपका डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस एडवर्सली दुनिया के पास जा रहा है। ये लुक एट दिस कंट्री, ये एकदम वारमोंगरिंग कर रहा है। अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि नहीं युद्ध नहीं होगा, कोई पागल नहीं है। नहीं, पागल कॉन्शियसली कोई युद्ध नहीं करता है। इट इज केवल मिसकैलकुलेशन से ही युद्ध होता है। मंत्री, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, लेकिन कि आप भविष्य क्या देख रहे हैं? आई मीन, क्या हम वाकई डायलॉग करेंगे? भविष्य अभी जो हमारे देश में कि हमारे जो राजनेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी हैं, उनको लॉन्ग टर्म विजन से मतलब नहीं है। देश का क्या बेनिफिट होगा वो से मतलब, उनको केवल चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए जो भी किया जा सकता है उसके लिए देश के भी इन उसी समय में कोई 1 लाख लोग मर जाएगा, हम क्या करें? हम जो भाई वो मार दिया तो वो पागल है, हमारे लाख लोगों को मार दिया तो मार दिया, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस उपाय से हमको एक के बाद एक चुनाव जीतना है। लोगों में वो जो वेयर इट ऑन योर स्लीव नेशनलिज्म जो कहते हैं कि नेशनलिज्म, हेडलाइन नेशनलिज्म की जो वादा करके जनता को भ्रमित करना है, ये जो चलता रहेगा। लेकिन हमारी सरकार, लेकिन हमारी मेरे लास्ट वर्ड है कि जो ये है कि नहीं लक विल बी अ फैक्टर, विल ऑल बी डन, नहीं, वो जो मूर्ख हैं, जो फूल्स हैं, वो लॉट में विश्वास करते हैं। लेकिन मोहंती, हमारी सरकार ने तो साफ शब्दों में कहा कि हमारा इरादा बिल्कुल किसी कार्रवाई का नहीं था, यह तो पहलगाम आतंकी हमले के एवज में हमने ये कार्रवाई की। करे नहीं भाई। अभी ऑपरेशन सिंदूर का क्या जो नया सो कॉल्ड मोदी डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है, क्या है मोदी डॉक्ट्रिन? हर बार कोई आतंकवाद होगा तो हम अटैक करेंगे। उसका मतलब क्या है? A liver of Indo-Pak war is in the hands of a few terrorists. चार टेररिस्ट आकर के और 20 लोगों को मार देंगे, 25 लोगों को मार देंगे, तो आप उसके बाद युद्ध में लग जाओगे। माने ये नेशनल पॉलिसी है, और इसको इस देश का डिप्लोमेट्स, एजुकेशनिस्ट, एकेडमिक सब एकदम वाह कर रहे हैं। हमें दोनों लोगों से हम एक एक सवाल पूछकर अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रकाश जी, पहले आपसे, अभी कुछ दिन पहले हमारे कार्यक्रम में एयर मार्शल रिटायर्ड कपिल काक आए थे, और कपिल काक भारतीय जो वायुसेना है उसके बहुत सम्मानित एयर मार्शल रहे हैं।
अनुभव उनका बहुत है। उनका ये कहना है कि आतंकवाद की समस्या जो भारत झेल रहा है, जो बिल्कुल वास्तविक है और इसके सोर्स पाकिस्तान में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका समापन युद्ध से नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के समाज में, सत्ता वहां की संरचना में, पावर स्ट्रक्चर में जब तक क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं आते, क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब था कि डेमोक्रेटाइज जब तक सिस्टम वहां का नहीं होता, तब तक ये मुश्किलात बनी रहेंगी। इंडिया शुड डू समथिंग कि वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन बढ़े, सत्ता संरचना का, समाज में बेहतरी आवे, ये बात वो कह रहे थे। अब सवाल इस बात का है कि इंडिया के बारे में भी कोई कह सकता है कि हम जहां थे उससे भी ज्यादा हम दूसरी तरफ गए हैं। हम उस पर डिबेट में नहीं, हालांकि इस पर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है प्रकाश जी? क्या आतंकी जो कैंप हैं, क्या हमने वाकई उनको समूल नष्ट कर दिया है जैसा भारत के बड़े नेता दावा कर रहे हैं, या ये समय समय पर पनप सकते हैं और खतरा बन सकते हैं जैसा मोहंती कह रहे हैं कि एक हमला हुआ नहीं कि फिर युद्ध हो गया? बिल्कुल, अभी बीएसएफ की तरफ से ये बयान आया है कि आतंकवादी अपने ठिकानों पे लौटने लगे हैं और बहुत जल्दी घुसपैठ वाली का सिलसिला शुरू हो सकता है। देखें, आपने 370 और बाकी चीज तामझाम किया, उसका आपने कोई रिव्यू नहीं किया, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, कोई पार्लियामेंट में नहीं पूछ सकता, कोई अखबार में नहीं पूछ सकता, कोई सोशल मीडिया पे नहीं पूछ सकता। एक दौर था जब हमारी मोरल और पॉलिटिकल पोजिशनिंग थी, जब हम नए नए आजाद हुए थे और कुछ सालों तक चला। फिर हमने अपने आप को कैसे, मुझे याद है, मैं हमेशा दोहराता हूं, मार्टिन लूथर किंग जब आए थे हिंदुस्तान तो उन्होंने कहा था कि मैं एक देश की यात्रा पर नहीं आया हूं, मैं तीर्थ यात्रा पे आया हूं। तो हमारा देश जो था एक तीर्थ था। फिर हमने बीच में एक डेविएशन लिया, हमने कहा कि बाजार है, आइए पैसा दीजिए, निवेश करिए, बेचिए, खरीदिए। अभी उस बाजार को एकदम अराजकता में बदल दिया गया, नोटबंदी से लेके अभी तक आप देख रहे हैं क्या हिसाब किताब है। नेशनल सिक्योरिटी कहां पे हर्ट हो जाती है? कोई पोस्ट लिख देता है, कोई बोल देता है, 19 साल की बच्ची बोल दे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बोल दे, इनका नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ गया। किसी का यूट्यूब बंद कर दो, ये कर दो। आपके साथ खुद हुआ है, आपके साथ तो क्या क्या नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि इतनी उसको क्या बोलते हैं कि मायोपिक, इतनी लघु दृष्टि। हाँ मोहंती, जो मैं पूछ रहा था एयर मार्शल कपिल कॉक की जो बातचीत है हमारे से, हमारे हमारे चैनल पे, तो उसको कोट करते हुए मैंने आपसे सवाल पूछा। और मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अभी हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो डेलीगेशंस के एफर्ट्स हों या हम अपनी आउटरीच अलग अदरवाइज भी बढ़ा रहे हैं, क्या इससे क्या निकल के आ रहा है और क्या हम इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को वाकई एड्रेस कर पा रहे हैं? भविष्य क्या है? अरे देखिए, जो ये कहा कि भाई ये तो है कि आप बम मार करके टेररिज्म तो खत्म नहीं कर सकते हैं। टेररिज्म बार बार वापस आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक इस्लामिक क्रुसेड है। वो एक नेशनल फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये डिफेंस पॉलिसी नहीं है, वो एक रिलीजियस क्रुसेड है। एंड इसीलिए आप जो भी कर लें कश्मीर के ऊपर, वो अपना डिमांड नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात है कि जो कश्मीर हमारे कंट्रोल में है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, जो कश्मीर उनके कंट्रोल में है वो उनके कंट्रोल में रहेगा। ना हम उनके कश्मीर को ले सकते हैं, ना वो हमारे कश्मीर को ले सकते हैं। वो स्थिति में एक तरह का समझौता के लिए हमारे कंट्री में यू नीड ए लीडरशिप विथ ए ग्रैंड विजन। लेकिन पाकिस्तान में वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान का मिलिट्री ने पूरा डेमोक्रेसी को रेक कर दिया है। इसीलिए जब तक वहां एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप इमर्ज नहीं करता है, तब तक इस तरह का समझौता होना मुश्किल है। इसलिए मैं इन द नियर फ्यूचर में कोई इंडिया पाकिस्तान का समझौता का कोई पॉसिबिलिटी देखता नहीं हूं। ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट को कितना लो स्केल की में मेंटेन करके रखें, उसको एस्केलेट ना करें, उसमें वॉरमोंगरिंग ना करें। बेस्ट वे आप एक होस्टाइल नेबर को हैंडल करेंगे जब क्वाइटली यू टेक मेजर्स,
नॉट जो साउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप का जो होता है वो केवल अपने ऑडियंस को ये करने के लिए होता है, लेकिन उससे देश को ही आप नुकसान पहुंचाते हैं इन द लार्जर वर्ल्ड। जिसके लिए जो प्रकाश जी ने शुरू में कह रहे थे, आप भी शुरू में कह रहे थे कि जिसके चलते इस देश को कोई भी एक भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया, कोई भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम ये लाउड वुल्फ जन डिप्लोमेसी जो करते हैं उसका असर यही दिखता है। हम जब तक ह्यूमिलिटी के साथ अपना डिप्लोमेसी नहीं करेंगे तब तक इन भारत का स्थिति वैसे ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों को। और मैं समझता हूं कि भले हमारी बातचीत थोड़ी लंबी हुई, विस्तार उसमें है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। और मैं समझता हूं कि भारत की लीडरशिप के लिए भी, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, दोनों के लिए बहुत क्रिएटिव, बहुत महत्वपूर्ण सजेशंस आए हैं। और दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों से भी कहें कि वे देखें। सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उस पर जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें और वो बेल जरूर दबाएं, जिससे पता चले कि हमारा शो किस विषय पर कब आ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों को फिर धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।